नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये डिक्टेशन 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, जो 10 मिनट का होगा। दोस्तों, जो विधानसभा रिपोर्टर और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड हो सकता है आपसे पहली बार में ना लिखी जाए, और अधिकांश लोग ऐसे ही होंगे जिनसे पहली बार में नहीं लिखा जाएगा। तो इसका बार बार अभ्यास करेंगे आप, जितने अधिक से अधिक शब्दों से आपका परिचय होगा, उतने ही जल्दी आप अपनी स्पीड में ग्रोथ कर पाएंगे। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। महोदय, अन्य उद्योगों और प्रत्येक राष्ट्रीय गतिविधि की भांति समाचार पत्रों को भी समय समय पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनना होता है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रों ने बहुत बड़ा काम किया, जिसे राष्ट्र प्रशंसा की भावना के साथ सदा स्मरण रखेगा। देश के स्वाधीन होने के बाद से समाचार पत्रों के दायित्व में मौलिक परिवर्तन हुआ है। देश से विदेशी सत्ता के जाते ही शासन तंत्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया। यह स्वाभाविक था। इस परिवर्तन के बाद सभी समाचार पत्र अथवा उनमें से अधिकांश अपनी नीति पर पुनर्विचार करें। इन 9 वर्षों में अधिकांश पत्रों ने इस दायित्व को सुचारू रूप से निभाया है। मैं यह प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं कि पत्रों ने राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सरकार का समर्थन कर उसका बल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि जब कभी विचार स्वातंत्र्य और सच्चे मतभेद की मांग हुई तो पत्रों ने आलोचना का आश्रय भी लिया। किसी भी पत्र का मूल्य अंततोगत्वा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसके निर्भीक और निष्पक्ष विचारों के आधार पर ही आंका जा सकता है। मैं समझता हूँ, एक साधारण पाठक की दृष्टि में आदर्श समाचार पत्र वही है जो निष्पक्षता तथा निर्भीकता से सभी उचित बातों का समर्थन करे और प्रत्येक अनुचित कार्रवाई की निंदा करे। ऐसे देश में जहां विचार स्वातंत्र्य की पूर्ण व्यवस्था है, समाचार पत्र ही अपने निष्पक्ष तथा वस्तुगत मूल्यांकन से जनता का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। यह काम उतना ही आवश्यक है जितना जनसाधारण में संवादों का प्रसार करना। भारत में समाचार पत्र उद्योग लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस काल में पत्रों ने बहुत प्रगति की है और शक्ति तथा यश का उपार्जन किया है, किंतु जब हम भारतीय पत्रों की दूसरे प्रगतिशील देशों के पत्रों से तुलना करते हैं तो हम बहुत सी बातों में, विशेषकर प्रकाशन संख्या की दृष्टि से, अपने पत्रों को बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं। लघु प्रकाशन संख्या का प्रमुख कारण हमारे देश में साक्षरता का भारी अभाव है। यह हर्ष का विषय है कि कुछ समय से पत्रों की प्रकाशन संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और देर सवेर उसकी दूसरे देशों के पत्रों की प्रकाशन संख्या से तुलना की जा सकेगी। यह कहना असंगत न होगा कि समाचार पत्र उद्योग दूसरे उद्योगों से कुछ भिन्न है। वास्तव में इस उद्योग और दूसरे उद्योगों में यदि कोई सामान्य बात है तो यही कि दोनों ही की गणना उद्योगों में होती है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों और अन्य उद्योगों में बहुत कुछ भेद है। किसी भी उद्योग पर राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्र के लोगों के विचार, उनके लक्ष्य तथा महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने का इतना भारी उत्तरदायित्व नहीं जितना समाचार पत्र उद्योग पर है। पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन संसार के सभी देशों में आरंभ में एक साधारण प्रचार कार्य के रूप में हुआ। उस समय यह कार्य आर्थिक लाभ से ऊपर था। धीरे धीरे जैसे पत्रों के पाठकों और ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और पत्र विज्ञापन का माध्यम माने जाने लगे। महोदय, आज के इस समारोह का अपना अलग महत्व है। पंचायत भारतवर्ष की एक बहुत पुरानी संस्था है और जैसा अभी कहा गया, इन्हीं पंचायतों के कारण ही भारतवर्ष अब तक जीवित रह सका है। हम पर बाहर से बार बार आक्रमण हुए, विदेशियों की विजय हुई, पर ग्राम पंचायतें अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बनी रहीं। अंग्रेजी शासन के विस्तार के फलस्वरूप अन्य संस्थाओं को बिखर जाने के साथ साथ ये पंचायतें भी नष्ट हो गईं। जिस समय हम लोग
ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। उस समय गांव-गांव में जो कांग्रेस कमेटियां स्थापित हुईं, वे एक प्रकार से पंचायतें ही तो थीं, पर उस समय हमारे हाथों में अधिकार नहीं था और जो पंचायतें स्थापित हुईं, वे जनता की इच्छा से ही स्थापित हुईं। हमारे हाथों में जब अधिकार आया तो उस समय ये ग्राम पंचायतें सभी स्थानों पर थीं। संविधान बनाते समय भी यही सोचा गया कि ऊंची व्यवस्थापिका सभाओं तक पहुंचने के लिए पंचायतें ही सबसे पहली कड़ी होगी। उसके बाद सभी प्रदेशों और राज्यों की सरकारों ने पंचायत संबंधी कानून पास किए और पंचायतें स्थापित होने लगी। इस समय प्राय सभी राज्यों में पंचायतें हैं। यह दूसरी बात है कि कहीं पर उनका काम भली-भांति चल रहा है और कहीं उतने सुचारू रूप से नहीं चल रहा। आज यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके इस राज्य में पंचायतों को ठीक रूप से चलाने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। जिनका काम सबसे अच्छा और सुंदर समझा जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए मैंने आपकी ओर से आज 2-4 पंचायतों के मुखिया लोगों को अनुदान दिया। मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि उनका काम 4000 ग्राम पंचायतों में सबसे अच्छा समझा गया। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पहले की हमारी पंचायतें क्यों मिट गईं। हमारे देश में पंचायतें परंपरा से चली आ रही थी। अंग्रेजों ने भी मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया कि भारत का प्रत्येक गांव गणराज्य था, पर एक समय आया जब गांव स्वतंत्र गणराज्य न रहे और देश परतंत्र हो गया। इसका कारण हम में कमजोरियों का आना था। हम में उन कमजोरियों से अभी भी बचते रहना चाहिए, जिससे फिर से वह दिन न देखना पड़े। वह कमजोरी थी उन पंचायतों का संकीर्ण दृष्टिकोण। लोगों ने पंचायतों की परिधि के क्षेत्र को ही अपना देश माना और इस कारण जब एक पंचायत पर आक्रमण हुआ तो दूसरी पंचायतों ने उसकी रक्षा में अपना हाथ बटाना धर्म नहीं समझा। इस प्रकार विदेशियों ने एक एक पर आक्रमण करके सारे देश पर अपना अधिकार कर लिया। हमारे शत्रुओं ने हमारे पारस्परिक वैमनस्य और भेदभाव से ही लाभ उठाया। अभी हाल में जब भाषावार राज्यों का प्रश्न उपस्थित हुआ तो गांव की छोटी छोटी पंचायतों ने जैसी सम्मतियां प्रकट की, उनसे यह स्पष्ट हो गया। सज्जनों और देवियों, विगत 2 दशकों से मेरा संपर्क, जहां तक कार्यालयीन कार्यभार का प्रश्न है, देश के विभिन्न भागों में कार्यरत स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं से रहा है। अतएव आज इस गौरवपूर्ण मंच से संस्थाओं और उनके इर्द गिर्द की बातों पर अपने विचार केंद्रित करूंगा। जहां हिंदी शिक्षण एवं परीक्षा संचालन हिंदी प्रचार प्रसार के सर्वाधिक रचनात्मक कार्यक्रम है, वहीं हिंदीतर क्षेत्र में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज इन कार्यक्रमों के संचालन सहज सुगम नहीं रह गए, बल्कि चुनौतीपूर्ण हो गए। विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाने के लिए शिक्षा एवं परीक्षा के अतिरिक्त हिंदी वक्तव्य, निबंध, वाद विवाद के साथ साथ नाटक, एकांकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हिंदी शिक्षकों प्रचारकों के लिए शिविर, पुनश्चर्या कार्य शिविर, पुरस्कार योजना जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए जहां इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और परिणामी बनाने की आवश्यकता है, वहीं अन्य कार्यक्रमों की परिकल्पना करनी होगी। हिंदी शिक्षण, परीक्षा संचालन और वातावरण निर्माण, इन तीनों के आनुपातिक और सफल आयोजन पर विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान अर्थात हिंदी बोलने, पढ़ने एवं लिखने की दक्षता का पूरा दारोमदार टिका रहता है। आज जबकि बहुतेरे विद्यार्थी शिक्षक बनने की राह में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो हिंदी शिक्षक की योग्यता एवं दक्षता ऐसे ध्यान देने का विषय है, जो राज्य के इतने सारे हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों के स्तर के लिए निर्णायक पहलू है। यह नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी संस्था के लिए उनके प्रचारक ही आधारभूत परिसंपत्तियां होते हैं। प्रचारकों के सत्प्रयास एवं सुकार्य से संस्था की जड़ें मजबूत होती हैं। वास्तव में हिंदी की प्रचार योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सभी संबंधित पक्षों के प्रयास के समन्वय से ही संभव है। संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रचारकगण, विद्यार्थी और अंत में किंतु कदापि कम नहीं
सरकारी व्यस्तता के तालमेल पर। इन सबके कार्यों के उचित समन्वय का प्रयत्न स्वस्थ दृष्टि से निरंतर जारी रहना चाहिए और यह भी ध्यान रहे कि जाने अनजाने दामन में दाग न लग जाए। भारत ग्रामों का देश है और अधिकांश भारतीय जनता ग्रामों में बसती है। नगरों और शहरों के नागरिकों को शिक्षा की कई सुविधाएं प्राप्त हैं, यो उन्हें हिंदी पढ़ने के यथेष्ट अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामवासियों को भी हिंदी सीखने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय गौरव की भाषा है। यह राष्ट्रभाषा, राजभाषा घोषित तो हो चुकी है, किंतु अब तक इसे अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए जब तक शासन और जनता दोनों ओर से संवेद प्रयास नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। राष्ट्रभाषा से ही किसी राष्ट्र की भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति की जा सकती है। अपने देश की भाषा को छोड़ किसी अन्य विदेशी भाषा से इसकी प्राप्ति कदापि नहीं की जा सकती। प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। यह जरूरी है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो सके और वह पनप सके। हमने यही करने की चेष्टा की है। अब यह काम उद्यमों का है कि पूंजी निवेश करके उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज़्यादा रोजगार पैदा करें और आय बढ़ाएं। आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है। विराम।